जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिंदी कोर का मॉडल पेपर कराने वाले हैं सेट 1 आप लोगों का, जो कि ऐसे 1 एग्जाम आप लोगों का जो होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे और परीक्षा के पैटर्न को भी समझ लेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाने पर आपको वहीं पर जो है हम सारा का सारा जो है क्लासेस उपलब्ध करवाते हैं। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है और दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले जो है आप लोगों को एक पैसेज मिलेगा, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि इस पैसेज के माध्यम से आप 20 से 25 नंबर उठा सकते हो। तो ये पैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आप लोगों के एग्ज़ाम में, हिंदी के एग्ज़ाम में। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ध्यान से पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट सवाल पे आ जाते हैं। आप चाहो तो इसको पढ़ लो, ठीक है। कभी कभी पैसेज हूबहू आ जाता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो, यानी तो वीडियोज़ रोक करके ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ने के बाद आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे कह रहा है कि यौवन की तुलना किससे की गई है। तो यौवन की तुलना जो की गई है वो पर्वत के शिखर से की गई है। किससे की गई है? पर्वत के शिखर से। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तरुणाई में नाम सिंधु उठती लहरों गर्जन का, चट्टानों से टकराना लक्ष्य बिना जीवन का, विफल प्रयासों, ये सब जो है इसको पूरा पढ़ना होगा आपको, ठीक है। पूरा जब पढ़ लीजिएगा तब आपको जो है वो भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पर कौन लाइन में जो है क्या लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे है ना, अचल खड़े रहते ऊंचा, किसके बारे में कहा गया? अचल कौन खड़ा रहता है? पर्वत। अचल खड़े रहे ऊंचा, शीश उठाए तूफानों में, सहनशीलता दृढ़ता हंसती जिनके यौवन के प्राणों में। तो यौवन की तुलना किससे किया गया? अचल कौन खड़ा रहता है? पर्वत। पर्वत शिखर से किया गया है ना। तो आपको दिमाग लगा करके आंसर का देना होगा। यौवन की सार्थकता तब मानी जाती है जब जब कठिनाइयों से हार ना माने, संघर्ष करते रहें, उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अब आप लोग सोचोगे, पूछोगे कि भैया क्या ये सबको नोट करके हमको लिखना है? नहीं नहीं, सिर्फ आप देख कर जाइए, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बैठ के लिखोगे, ठीक है। आप इसको देख लो, रिवीजन कर लो और चले जाओ एग्जाम देने के लिए। कवि के अनुसार यौवन क्या है? तो कवि के अनुसार जो यौवन है आपका, चट्टानों से टक्कर लेना, नव उत्साह से नाता जोड़ना, विफल प्रयासों से दुगना वेग भुजाओं में भरना। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। काव्यांश के अनुसार नव युवकों में क्या गुण होता है? अदम्य दृढ़ता होती है, सहनशीलता भी होती है और उत्साह भी होती है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से एक पैसेज आपको मिलेगा, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप लोग। पढ़ने के बाद यहाँ से आंसर कीजिएगा। जैसे किसको कुछ नहीं मिलता है? कर्मवादी को, भाग्यवादी को, दृढ़ संकल्पी को या पुरुषार्थी को? तो जब आप इसको पढ़ोगे ना बाबू, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, जो भाग्यवादी हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, ठीक है। अब क्वेश्चन भी आपसे क्या पूछा है? किसको कुछ नहीं मिलता? तो भाग्यवादी हो जाएगा। ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी। तो जब आप पढ़ोगे तो सारा का सारा आंसर उसी में से आएगा। तो फिर बेकार का आप टेंशन ले रहे हो इतना, जाओ अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है। चलो, लेकिन हाँ, वीडियो पूरा देख लो, ऐसे वीडियो छोड़ के मत चले जाना। विश्व में जो देश आगे बढ़े हैं उनकी सफलता का रहस्य क्या है? तो उनकी सफलता का जो रहस्य कठिन परिश्रम है। ये भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप बार बार हम दिखाएंगे तो इसमें टाइम लॉस होगा। अगला सवाल है हमारा कि भाग्य का दूसरा नाम क्या है? तो भाग्य का जो दूसरा नाम है वो है कठिन परिश्रम। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या दे सकते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए, परिश्रम परिश्रम का जो बात बार बार आ रहा है तो आप परिश्रम दोगे, यानी जिस वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पैसेज में जिस वर्ड का उपयोग बार बार किया जाता है, तो वही हम पाठ का उपयुक्त शीर्षक चुन सकते हैं। आलेख क्या है? एक विद्या है। आलेख क्या है? एक विद्या है। कैसी विद्या है? तो गद्य लेखन की है, ठीक है। जनसंचार का श्रव माध्यम क्या है? यानी कि सुनने वाला जनसंचार का माध्यम क्या है? तो रेडियो होगा ना, रेडियो पे सिर्फ हम उसको सुन सकते हैं। फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो फीचर के लिए हिंदी में जो प्रयोग होगा वो प्रयोग होगा आपका रूपक। कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? रूपक करते हैं। प्रतिवेदन अंग्रेजी किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो प्रतिवेदन हिंदी जो है वो जो होगा रिपोर्ट। प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। समाचार पत्र किस जनसंचार माध्यम का एक रूप है? तो समाचार पत्र जो होगा वो प्रिंट माध्यम, वो प्रिंट होता है ना, समाचार पत्र तो वो प्रिंट होता है, तो उसको हम लोग प्रिंट माध्यम बोलेंगे। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है? तो ये जो होता है आपका समाचार लेखन में होता है, ठीक है। हिंदी में पहला समाचार पत्र का क्या नाम है? हिंदी में जो पहला समाचार पत्र है उसका नाम है आपका उदंड मातृदंड, ठीक है। समाचार पत्र में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो होता है आपका 6 प्रकार के ककारों का प्रयोग होता है।
संचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम क्या है? तो ये जो हो जाएगा आपका इंटरनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो पत्रकार की होती है। फिर से आपको क्या करना है, ये आपका जो है बुक से दिया गया होगा, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे के ना कोई, जाके सिर मेरे मुकुट मेरो पति सोई। इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि प्रस्तुत काव्यांश के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो प्रस्तुत काव्यांश के जो रचयिता होंगे वो हो जाएंगे आपका मीराबाई। कौन हो जाएगी? मीराबाई हो जाएगी। नेक्स्ट है गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गोपाल शब्द का प्रयोग कृष्ण के लिए किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कुल की कहानी का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परिवार की मर्यादा। मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है? तो मीराबाई ने अपना पति कृष्ण को स्वीकार किया है। कबीरदास ने किसका खंडन किया है? तो कबीरदास ने जो खंडन किया है वो किया है वाह्य आडंबर और रूढ़िवाद का। ठीक है। कबीर की भाषा क्या है? तो कबीर की जो भाषा है वो होगी आपका सधुकड़ी भाषा है। कबीर की कैसी भाषा है? तो सधुकड़ी भाषा है। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा है? तो मीरा को जो विष का प्याला भेजा तो राणा ने भेजा। वे आंखें कविता में किसका चित्रण नहीं किया गया है? तो यहाँ पे जो चित्रण नहीं किया गया है, थोड़ा सा जो है मेरे पास बुक नहीं है, आप लोग बताओ किसका क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए। रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर इस पंक्ति में किसके रो पड़ने का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिता के रो पड़ने का उल्लेख है। उसके बाद फिर से एक पैसेज आएगा, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसका आंसर करना है। मियां नसरुद्दीन पाठ का लेखक कौन है? तो मियां नसरुद्दीन पाठ का जो लेखक होगा वो हो जाएगा आपका कृष्ण सोबती। मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाते थे? तो मियां नसरुद्दीन जो बनाते थे वो 56 प्रकार की रोटियां बनाते थे। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में, चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा कौन ले रहा है? तो चारपाई पर बैठे बीड़ी का जो मज़ा ले रहा है मियां नसरुद्दीन ले रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लेखिका जब दुकान के अंदर जाकर देखती है तो क्या हो रहा था? तो वहाँ पे जो हो रहा था आटा सन रहा था। पथेर पंचाली फिल्म के निर्देशन किसके निर्देशन में बनी थी? ठीक है, तो ये जो फिल्म बनी थी ये बनी थी आपका सत्यजीत राय के निर्देशन में बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लेखक सत्यजीत राय किस विभाग में काम करते थे? तो विज्ञापन विभाग में भी काम वो करते थे। मियाँ ने पढ़ाई कितने तरीके से बताए हैं? तो भी मियाँ ने जो पढ़ाई बताए हैं वो हो जाएगा 2 प्रकार से। मियाँ नसरुद्दीन किस विद्या की रचना है? तो मियाँ नसरुद्दीन जो रचना है आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संस्मरण की रचना है। ठीक है। नमक का दरोगा कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? तो नमक का दरोगा कहानी से हमें निर्भय होकर कर्तव्य का पालन करना। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की रजत बूंदें के रचनाकार कौन हैं? तो इनके जो रचनाकार हैं वो हैं अनुपम मिश्रा। अगला सवाल है हमारा कि पालर पानी किसे कहते हैं? तो पालर पानी जो कहा जाता है वो कहा जाता है बरसात से मिलने वाला पानी को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कुएं की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, खीप घास का उपयोग किया जाता है। कुएं की चिनाई करने के लिए चिनाई करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, चेल वांजी। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमें सपोर्ट किया है इस वीडियोस को और हमारे चैनल को रिया ने रांची से, तपन ने धनबाद से, आशीष ने बोकारो से और भी बहुत सारे लोग जो ने सपोर्ट किए हैं। अगली उसका नाम मैं अगले वीडियो में ले पाऊँगा। और आप लोग भी यदि हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।